क्वेश्चन नंबर गिवन a non-empty set X. X एक non-empty set है. फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ randomly 1 2 3 और आपको एग्जाम्पल मानने की जरूरत नहीं, वो बता समझाने के लिए दिया इसको. ओके, एंड P of X is the set of all subset of X. अगर ये मैंने 1 2 3 लिया है, P of X में क्या है, इसके जितने सबसेट बनेंगे, कितने सबसेट बनेंगे इसके, पूरे स्लॉट में क्या क्या बनेंगे, एक बनेगा नाम. मैं सब बनाना नहीं आपको जानो, वैसे समझाने के लिए लिखा हूँ. फिर हमारे लिए बैंक 1 2 3 और फिर 10 1 2 3 और सेट आएगा जिसमें 3 हो रहा है, तो इसको पावर सेट ऑफ एक्स भी बोलते हैं. पावर सेट ऑफ एक्स इज अ सेट containing all subsets of X. ठीक है. Now define the relation R to Px. अब जो हमारा रिलेशन है ना, X पे नहीं है, Px पे. और रिलेशन बोला है A is related with B. इसको पढ़ेंगे A is related to B if and only if and only if को ना I double F भी लिखते हैं. I double F मतलब if and only if. अब यहाँ पर R A is related with B if and only if A is subset of B. ऐसे ये रिलेशन एक सेट है P of X और हमारा रिलेशन डिफाइन है ऑन द सेट Px. तो A और B कहाँ से आएगा, Px का कोई एलिमेंट होगा, और होगा कि ये P हो, सॉरी ये A हो ये B हो. तो A सेट और B सेट सबसेट है X का. तो A सेट और B सेट आपस में रिलेटेड माने जाएंगे if and only if A is subset of B. ये बताओ, ये जो है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, does A related to A? Yes. That is क्या A ये देखो, ये जो है ना प्रॉपर सबसेट का सिंबल है. तो A जो है ना A का सबसेट नहीं है, A का सबसेट है, पर ये जो साइन है प्रॉपर सबसेट का साइन है. तो A as A is not subset of A. प्रॉपर सबसेट क्या बोलते हो, ये भी प्रॉपर सबसेट है जो इम्प्रॉपर सबसेट भी बनेगा. हाँ प्रॉपर सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट. इम्प्रॉपर सबसेट होता है जैसे मान लो A, इसमें इक्वलिटी भी बोलते हैं, मतलब A उसके इक्वल भी हो सकता है, लेकिन ऐसे दिखा है तो यहाँ पे ऐसे दिखा, मतलब A में कम से कम एक एलिमेंट कम होगा B से. तो A इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ A. ये A का सबसेट तो है, लेकिन ये वाला नहीं है, ये वाला है प्रॉपर सबसेट. इसलिए A is not proper subset of A. Therefore, A is not related to A. So, not reflexive. A relation reflexive. समझ लो, सिमेट्रिक. सिमेट्रिक होगा कि नहीं, अगर A B का सबसेट है तो हम इसमें पहले लेट करेंगे. लेट A इज रिलेटेड विद B. A B से रिलेटेड है, दैट इज हमने ये मान लिया कि A जो है ना B का सबसेट है. दिस implies B
implies B is not subset of A. अगर A B का सबसेट है, वो भी प्रॉपर है, तो A में कम एलिमेंट होगा, B में ज्यादा एलिमेंट होगा, तो B A का सबसेट कैसे हो जाएगा? अगर A B का सबसेट है, A B का सबसेट होगा, लेकिन B A का सबसेट नहीं होगा, therefore not symmetric. ट्रांजिटिव है कि नहीं? ट्रांजिटिव है। हम मान लेंगे लेट, जिसे बोलते थे ना A कमा B बिलोंग्स टू R बोलते हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं बोल के कुछ और बोल रहा है, A इज रिलेटेड विद B, एक ही बात है, मतलब इस रिलेशन में A कॉमा B है, let A comma B, A related with B, it means A is what? Subset of B. इसको इक्वेशन वन मान लिया, एंड एक और चीज अज्यूम करेंगे, B is related with C, इसको मतलब B क्या है? C का सबसेट, ये टू मान लेंगे। तो एज A B का सबसेट है, एज सीधा देखो, फ्रॉम वन एंड A is subset of C. A B का सबसेट है, B C का सबसेट है, तो A C का सबसेट होगा ही होगा। मतलब देखो, A जो है ना B के अंदर है, A किसके अंदर आ गया? B के अंदर आ गया, और B C के अंदर आ गया, तो A C के अंदर है, ऐसे ही नहीं? जैसे द्वारका दिल्ली में है और दिल्ली इंडिया में है, तो द्वारका इंडिया में नहीं है, कोई एग्जाम्पल नहीं है, कितना काफी है। तो इज इट इक्विवेलेंस रिलेशन? No. क्योंकि सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिर्फ ट्रांजिटिव हुआ है, फिर अलग बिठा दो, बता रहे हैं और हमेशा पे लिंक हो जाता है, उस दिन मिल आए थे, पेन चेंज करो यार। सो R is not what? Equivalence relation. समझ में आया आर्यटास? सर डाउट है सर, सर यहाँ पे ए और बी दोनों सबसेट्स है एक्स का ना? कौन? सर ए और बी यहाँ पे दोनों सबसेट्स है ना एक्स का? X का सबसेट है और PX का एलिमेंट है। ठीक है सर, और सर हम लोग को देखना जरूरी है तीनों की, क्योंकि हम लोग को पहले पता है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, खाली पूछा है कि नॉट इक्विवेलेंट, तो हम खाली हाँ, पहले देख के बोल हम सकते हैं। यहाँ पे भी क्लेम कर सकते थे, सही बात है, कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस कैसे होगा? ये दोनों नहीं भी चेक करते तभी होगा, ये तो हम ऐसे चेक कर दिया, देखे थोड़ा इजी लगने के लिए, वो एग्जाम में से पता भी लिख सकता है, कोई भी एक प्रूफ कर दिया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है या सिमेट्रिक नहीं है या ट्रांजिटिव नहीं है, तो इक्विवेलेंस होगा। ठीक है इसको, इक्विवेलेंस ये नहीं दिखना, ये मैंने ऐसे समझाया है कि एक कैसे रिलेशन यहाँ से यहाँ के बाद दिखना। और वेन्या why don't you come out? सर आज मम्मा पापा की एनिवर्सरी थी तो नहीं आई, और Okay. मम्मा बीमार भी हो गई तो इसलिए। आपको नहीं लगे? हाँ, आपको नहीं लगे पापा को? नहीं नहीं मम्मा बीमार हो गई है, वो घर पे ही है। अच्छा, लिखिए लिखिए, आपको बताया था। सर एक एक मिनट समय लिख रहा हूँ, हाँ, समय लिख रहा हूँ सर, एक मिनट। दिख रहा है आपको? जी सर। ओके।
ओके इजी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो तो find the number of onto function from set 1 से लेके n तक टू सेट ये डोमेन और कोड डोमेन सेम दिया हुआ है। तो बोल रहा है find the number of onto function from this set to set itself। ठीक है, तो ये मुझे पहले बताओ वन वन फंक्शन कैसे निकालेंगे। दिस सेट टू सेट इटसेल्फ वन वन फंक्शन कितने होंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा ना। वन वन फंक्शन कितने होंगे कौन बताएंगे। अरे भाई क्या प्रोसेस बताओ कैसे निकालें। तो फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या कार्य करना पड़ेगा, ये डोमेन है तो ठीक है क्यों तो फंक्शन बनाने के लिए मुझे डोमेन के हर एक एलिमेंट का क्या कराना है, मैपिंग कराना है। मैपिंग वाला समझ रहा हूँ, 2 को 3 से मैप कर दिया, कनेक्ट कर दिया, मतलब 2 को आउटपुट 3 इसको। तो इस वन वन फंक्शन होने के लिए 1 को मैप करने के कितने ऑप्शन है, क्योंकि अभी किसी को मैप ही नहीं किया, सबसे पहले 1 को करने जाओगे ना तो n ऑप्शन है, कोई भी एक से 1 को मैप करो, इसके लिए n ऑप्शन है। 2 के लिए कितने ऑप्शन है, क्योंकि n नहीं होगा, क्योंकि 1 को जिससे मैप किया है वो अब हमारे पास नहीं है, क्योंकि 1 का एक इमेज हो गया कोई भी, अब उसको 2 से नहीं मैपिंग करेंगे। समझा क्या समझा, 1 को मैप कर दिया आउट ऑफ n किसी एक से, तो जिससे मैप किया ना उसको अब यूज नहीं करना है किसी और एलिमेंट में। 2 को मैप करने के लिए कितने ऑप्शन है, अब हम इनमें से 2 नंबर यूज कर लिया है तो उनको दोबारा यूज नहीं करना है, और बनाओ मिनिमम हो जाएगा, इसके लिए -2 and so on। आखिरी एलिमेंट के लिए कितने ऑप्शन है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ा था हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन रूल बोलता है अगर कोई जॉब है, हमारा जॉब क्या है, इस सेट के सारे एलिमेंट को मैप कर देना और इसके सारे पार्ट करने जरूरी है। हाँ जरूरी है, 1 को मैप करना जरूरी है, 2 को भी मैप करना जरूरी है, 3 को भी मैप करना जरूरी है, ऐसे हर एक एलिमेंट को मैप करना जरूरी है। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस वर्क इज सबको इनटू करने से है। अगर कोई जॉब है उसके बहुत सारे पार्ट है और उसके हर एक पार्ट करने जरूरी है, तो उस जॉब को करने के तरीके क्या होंगे, हर एक पार्ट के को करने के तरीके को इनटू करने से है। तो सब क्या है, वन वन फंक्शन कितने हो गए, वन वन फंक्शन हो गया, n -1 n-2 and so on 1 तक, which is n factorial। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनटू फंक्शन कितने होंगे, n to the power n। सर ऑन टू हो जाएगा सर n to the power n। नंबर ऑफ मतलब टोटल फंक्शन होंगे n की पावर n। तो इस डोमेन से फोटो में टोटल फंक्शन n पावर n हो। नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन बताओ क्या है, नहीं ये सबकी एक ही हो जरूरी थोड़ा ना, जितने ये वन वन फंक्शन बनाया वो सारा ऑनटू है, जितने भी वन वन बताया, क्योंकि इसका सारा यूज नहीं करोगे, इसका सारा यूज नहीं करोगे तो ऑनटू फंक्शन बन ही नहीं पाएगा। मान लो इसके 2 एलिमेंट को ऑनटू बनाने के लिए इसमें कर दिया, तो फिर इसमें कोई खाली रहेगा,
तो जब दोनों सेट में सेम एलिमेंट हो तो वन फंक्शन और ऑन फंक्शन सेम बनेंगे, समझे? नंबर ऑफ ऑन फंक्शन क्या होता है? वो भी n फैक्टोरियल है। आया समझ में कैसे? सर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार अपना क्वेश्चन। ये जितने भी वन फंक्शन बनाया ना हमने वो सारे ऑन टू होंगे, क्योंकि वन बनाते समय वन को किसी एक से मैप किया है, टू को किसी एक से मैप किया है, थ्री को किसी एक से मैप किया है, तो इसका भी सारा एलिमेंट यूज हो गया हमारा, है ना? तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है? जब रेंज ऑफ कोड डोमेन सेम हो जाए और इसके सारे एलिमेंट हमें यूज करने ही है, मतलब हर एक का प्री इमेज होना ही चाहिए। तो हर एक का प्री इमेज होने के लिए जो वन बनाया था वही होगा, मेनी वन होके वन नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो ये वन से वन को कर दिया, टू को भी वन से कर दिया, फिर मेनी वन हो गया, तो वन को भी वन से कर दिया, टू को भी वन से कर दिया, तो फिर इसमें से कोई एक एलिमेंट खाली रह जाएगा। समझ पा रहे हो? सबने मैंने वर्णन कैसे करते वो बता दीजिए फिर से। दूसरा अप्रोच भी सोचने का, दूसरा अप्रोच भी है। ऑन टू फंक्शन में क्या करता है? कोड डोमेन के हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए? प्री इमेज होना चाहिए। इस वन के प्री इमेज होने के लिए एन ऑप्शन है, इस वन से इस एन में से कोई एक मैप हो सकता है। इस एन को मैप करने के लिए n माइनस वन, और इस एन के लिए सबको इनटू करो, क्योंकि ऑन टू बनाने के लिए प्री इमेज का हर एक एलिमेंट यूज करना कंपलसरी है, समझे? सर लेकिन एटलीस्ट सर ऑन टू में तो एटलीस्ट होता है राइट, एटलीस्ट वन प्री इमेज। सर तो एक एलिमेंट के पास दो भी तो हो सकता है प्री इमेज। देखिए भाई, दो प्री इमेज नहीं लेंगे, ये सही बता रहा है। ये ऑन टू फंक्शन होने के लिए क्या है, तो इसमें एन है, इसमें भी एन है, तो एक एलिमेंट को एक से मैप करेंगे ना तभी ये सारा इंगेज हो पाएगा इसके साथ। अगर इसका वन के लिए इसको यूज कर लिया, टू के लिए इसको यूज कर लिया, तो इसमें कुछ बच जाएगा जिसको आप उसका प्री इमेज निकाल ही नहीं पाओगे। अच्छा हाँ सर समझ आ रहा है? जी जी सर। अच्छा ये बताओ, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। 1 2 3 1 2 3, अब बताओ ए टू बी कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे? ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ऑन टू, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कितने ऑन टू फंक्शन बताएंगे? एक भी नहीं बनता है, क्योंकि आपने एक किया, वन को किसी एक से किया, टू को किसी एक से किया, थ्री को एक से किया, एक रह जाएगा आपको। समझा है ना? अच्छा हाँ सर। इसीलिए यहाँ पर एक को एक से ही प्री इमेज बनाया था, ताकि इसमें कोई खाली न, सॉरी इसमें कोई खाली न रह जाए। तो जैसे किया ना, इसमें ज्यादा एलिमेंट है, और मान लो कोई अगर चाहेगा कि वन को मिनी वन बना दो, ये तो और भी खतरनाक ऑन टू नहीं है, तीन एलिमेंट खाली रह जाए, ठीक है? ये जीरो ऑन टू फंक्शन बनेगी। अच्छा ये बताओ, ए टू बी में कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे? एक बन जाएगा, एक ही ऑन टू फंक्शन बनेंगे। जब वन को भी वन से कनेक्ट करो, टू को भी टू से, थ्री को भी थ्री से, यही एक फंक्शन होगा। वन को भी वन से मैप किया, टू को भी वन से मैप किया, थ्री को भी वन से मैप किया, समझे? तो इस केस में एक ही बन रहा है। ठीक है सर। अच्छा दो क्वेश्चन और रह गया MCQ। अच्छा सर क्वेश्चन क्या आया था अभी, सो वो तो बाइजेक्टिव हो जाएगा राइट? हाँ
बाइसेक्टिव फंक्शन भी इनफैक्टोरियली बनेगा। ठीक है सर। एक सेट दिया आपको 1, 2, 3, then the number of relations containing 1, 2 and 1, 3। तो एक रिलेशन है, नंबर ऑफ रिलेशन, ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे जिसमें 1, 2 हो एंड 1, 3 भी हो, and which are reflexive and symmetric but not transitive। समझे? एक सेट ए दिया हुआ है, सेट ए पे रिलेशन बनाना है, उस रिलेशन में 1, 2 और 1, 3 तो होना ही चाहिए, और क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, पर ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। सोचिए जरा, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1, 1 तो डालना ही पड़ेगा, 2, 2 भी डालना, 3, 3 भी डालना, और सिमेट्रिक होने के लिए 2, 1 भी डालना पड़ेगा, 3, 1 भी डालना। कितने एलिमेंट हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने बचे हैं? और एक क्रॉस सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 9 होंगे। तो दो ही बचे हैं, कौन कौन सा बचे हैं? कौन कौन सा बचे? 2, 3 बचे और 3, 2। जरा ये देखो, ये इसको, ये ट्रांजिटिव है कि रिफ्लेक्सिव पर है? रिफ्लेक्सिव के लिए ये दिया, ट्रांजिटिव के लिए दे दिया 1, 2 तो 2, 1, 1, 3 तो 3, 1। तो अब मुझे बताइए, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? 2, 3 है। 2, 3 नहीं तो क्यों 2, 3 से क्या प्रॉब्लम? 1, 2 है, 1, 2 है, 1, 2 है और 1, 3 है, सीधा वो A, C है, सीधा B, C नहीं तो हो जाएगा ट्रांजिटिव फिर, वो तो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए कि A, B हो एंड B, C भी हो, बट A, C ना हो। फिर हम थर्ड 1, 2 सर अगर 1, 2 है तो B, सर वो आगे ले गए ऐसे हम 2, 1 में, और तो 1 और क्या कहते हैं, 2, 1 है, 1, 3 है, 2, 3 नहीं है। 2, 1 है, इसको A, B मान लिया और इसको B, C मान लिया। 2, 1 है, 1, 3 है, पर 2, 3 नहीं है। 2, 1 belongs to R and 1, 3 belongs to R. But 2, 3 does not belong to R. Therefore, not transitive. अब दो एलिमेंट और है, और एक तो हमारा फंक्शन बन गया, रिलेशन बन गया, और कोई रिलेशन बन सकता है क्या इसके अलावा? इसमें और कुछ डाल, अब इस 7 एलिमेंट डाल के एक रिलेशन बना दिया है ना, और कुछ जो दो एलिमेंट हमारे बचे हुए 2, 3 और 3, 2, उसमें उसको भी यूज करके और रिलेशन बन पाएंगे जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक को पर ट्रांजिटिव नहीं बन पाएंगे। ये क्यों बन रहा है? क्योंकि 2, 3 डालोगे तो 3, 2 भी डालना पड़ेगा सिमेट्रिक होने के लिए। जब एक क्रॉस एक सारे एलिमेंट डालोगे ना तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो ही जाएगा, एक ही ऐसा रिलेशन होगा जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। So answer is 1. सर सिमेट्रिक होने के लिए हर एलिमेंट का सिमेट्रिक होना जरूरी है नहीं? और उसमें लिखा है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों होना चाहिए और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए।
हो गया। डन। एक और क्वेश्चन रहते हैं, लास्ट है, ये ट्राई करो तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस का रिलेशन निकाल लो, इसमें 1,2 तो होना ही चाहिए, और रिलेशन है ऑन सेट ए। हो गया, कितने होंगे वो समझाओगे? सर एक पॉइंट पावर सेट दे दिया। पावर से नहीं, एक ड्रॉ से ले लिया। हाँ एक ड्रॉप से और बस बोले इक्विवेलेंस होना है, तो इक्विवेलेंस 1,2 को बाद में लिख देता है। तो इक्विवेलेंस होने के लिए 1 1 2 2 3 3 तो डालना ही पड़ेगा, और 1,2 भी डालना पड़ेगा, क्यों बोला है। अगर 1,2 डाला तो 2,1 डालना पड़ेगा। ये अभी है कि नहीं इक्विवेलेंस? अभी है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, हाँ सर की 1,2 2 1 है, 1 2 है, 2,2 है। ट्रांजिटिव है। एक ये हो गया, तो R1 मान लेते हैं, इस पर लिख लो R2। इतना तो डालना ही पड़ेगा, अब इसके अलावा और डालने की कोशिश करो। 2,3 डाल दिया, तो आपको सिमेट्रिक होने के लिए 3,2 भी डालना पड़ेगा, और ट्रांजिटिव होने के लिए 1,3 भी डालना पड़ेगा, क्योंकि 2,3 है। ठीक है, ऐसे देखो 1,2 है और 2,3 है, तो 1,3 भी होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव हो पाएगा, तो 1,3 भी डालना पड़ेगा। तो फिर सिमेट्रिक होने के लिए 3,1 भी डालना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे एलिमेंट यूज करते हैं, दो ही रिलेशन जो इक्विवेलेंस रिलेशन है एंड आल्सो कंटेनिंग 1,2। समझ गए सराज? सर नहीं आया समझ में? नहीं सर, समझ में तो आ गया है सर, लेकिन खाली 1,3 3,1 नहीं आ सकते क्या उसमें, अलॉन्ग विद 1,2 2,1 और 1 1 2 2 3 3? हाँ सही बात है। मान लो पहले आपने 1,3 डाल दिया, अब 3,1 डाल दिया। देखो 3,1 है और 1,2 है। 3,1 है और
वन कॉमा टू है, पर 3,2 कहाँ है? हाँ सर। तो अगर यहाँ से सोचोगे तो 2,3 डालना पड़ जाएगा। सही हो गया, सही था, हम उसको सोचा ही नहीं। मान लो 2,3 ना डालते 1,3 डाले रहता है। 1,3 डालने के कारण 2,3 भी डालना पड़ेगा आपको, 3,2 भी डालना पड़ेगा। सब दोनों का 3 केस दो। दो ही केस में, दो ही केस। पहले 2,3 डालोगे तो तब भी यही चीज आएगा, 1,3 डालोगे तब भी यही चीज आएगा। कंफ्यूज हो गया होगा तो। ठीक है, क्या ठीक, क्या ठीक है? ठीक क्या है? ये तो समझ रहा हूँ। समझाओ ना कोई। जो डाउट था उसी को क्या समझो, आपका जो डाउट है उस डाउट का आपको आंसर मिला, तो बताओ क्या आंसर मिला आपके डाउट का? आपका डाउट मुझे याद दोनों सेम नहीं है ना, जो आपने पिछले वाले से पहले जो मैंने बताया था, और ये वाला सेम नहीं है। कैसे सेम है? सेम ही तो उसमें वो है ना, Elements। सेकंड। हाँ, सही बात है। अब पहले 1,3 पहले डाला था, बाद में 2,3 भी डालना पड़ता है, या पहले उसको लिया था फिर भी इसको डालना पड़ता है। खत्म हो गया आपका 20 हाँ वही मैं कराना तो कर लेगा। हाँ, एक और क्वेश्चन है, आपका रिलेशन फंक्शन आ रहा है क्या? नहीं आता, क्यों नहीं आ रहा? एक क्वेश्चन है कि अभी कल आज ही कल था ना कैसा? इसमें एक रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन है, नंबर 11 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार है। Prove that the relation R on the set n क्रॉस, मैं सुन रहा हूँ कुछ और बढ़िया बढ़िया जो क्वेश्चन है और करा देगा फॉर रिलेशन फंक्शन का, जो इस सीबीएसई में सॉरी एनसीईआरटी में तो नहीं है पर एग्जाम में आ जाता है। Prove that the relation R on the set n cross n defined by A comma B is related to C comma D। इसको जानते हो क्या बोलते हैं? मछली, मछली लग रहे हैं। इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली ए प्लस जी इक्वल टू बी प्लस सी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, तो क्वेश्चन समझना ही फिर प्रॉब्लम होती है। Which add equivalence relation। क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन? प्रूव करना है, एक बार ट्राई करो तो जरा सोचो तो क्या कहना चाह रहे हैं। आगे राज क्वेश्चन दिख रहा है आपको? जी जी सर, भी दिख रहा है। लिख लीजिए, समझिए तो क्या कहना चाह रहे हैं, ट्राई करो तो। 5 नंबर का है इसमें, एक और पार्ट भी है वो बाद में लिख करेंगे, पहले इसको करेंगे।
तो यहाँ पे नेचुरल नंबर है ना? हाँ क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पे n नेचुरल नंबर दिया हुआ है, राइट? हाँ एन नेचुरल नंबर। हाँ क्योंकि रिलेशन नेचुरल नंबर में। चलो मैं बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को जो करने के लिए इसमें ना थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है रिलेशन का, बस ये समझ में आ जाएगा ना आपको, फिर आप कर दोगे। जैसे रिलेशन ऑन सेट ए, क्या होता है डेफिनेशन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए? रिलेशन ऑन सेट ए इज व्हाट? n cross n. नो नॉट रियली, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। रिलेशन जो पढ़ा था ना उसकी बात कर रहा हूँ। रिलेशन ऑन सेट ए क्या होता है डेफिनेशन? रिलेशन का डेफिनेशन, व्हाट इज रिलेशन? व्हाट इज रिलेशन? All the subsets of All the subsets of it? Not really. What is relation on set A? Set A पे रिलेशन की बात करते हैं, तो कोई रिलेशन कब होगा सेट ए पे? डेफिनेशन पूछ रहा हूँ रिलेशन का। क्या रिलेशन के ऑब्जेक्ट्स नहीं, रिलेशन ऑन सेट ए तो क्या मतलब है? Elements of A are related. सम एलिमेंट ऑफ व्हाट? हाँ ए का एलिमेंट ए से रिलेटेड है। subset of a cross n. हाँ बढ़िया। थोड़ा याद था। रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन होता है अगर सेट ए पे बात करो तो एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट लोगे ना वो एक रिलेशन होगा। मतलब ये जो रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए इटसेल्फ, तो जो रिलेशन होगा वो सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस ए, तभी वो रिलेशन रहेगा। यहाँ पे जो रिलेशन है ऑफ द सेट n क्रॉस n, तो रिलेशन ऑन n क्रॉस n का क्या मतलब है? रिलेशन ऑन n क्रॉस n का क्या मतलब है? Set n. ये रिलेशन किसका सबसेट होगा? किसका सबसेट होगा? कौन बताएंगे? जस्ट रेज योर हैंड। कौन बताएगा? आप बताओगे? क्यों नहीं बताओगे आप? तो डेफिनेशन बता दिया गया ना, तो आपको सोचना पड़ेगा। अभी रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब था सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब रिलेशन ऑन ए ना होके एन क्रॉस एन का ही रिलेशन। रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब है सबसेट ऑफ ए। नहीं, रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब है सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन का क्या मतलब है? Subset of n cross n. हाँ सही बता रहे हो।
इसका मतलब है यही ए है बेटा, यही ए है। तो इस सबसे होना चाहिए n क्रॉस n ब्रैकेट, फिर यही चीज, ये ए यही, इसी को ए मान लो, थोड़े देर बी मान लो। हाँ। तो यहाँ पर जो डोमेन होगा वो इसको बिलोंग करेगा, इसलिए देखा, इसीलिए यहाँ पर डोमेन में 2 एलिमेंट है और कोड रेंज में भी 2 एलिमेंट है। ए लिया जाएगा इस नेचुरल नंबर से, बी भी लिया जाएगा इस नेचुरल नंबर से। यहाँ पर समझाता हूँ, ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी। इसमें क्वेश्चन ही समझने में दिक्कत होती है, उसके बाद बहुत आसान है। तो जैसे यहाँ एक्स कॉमा वाई होता था, एक्स के अंदर भी 2 एलिमेंट है आपको अपने आप, और वाई के अंदर भी 2 एलिमेंट। तो ये ए लिया जाएगा इस एल से, ये बी लिया जाएगा इस एल से, सी लिया जाएगा इस एल से, डी लिया जाएगा इस एल से। तो एल लिखा हुआ ए के लिए, ये एल लिखा हुआ बी के लिए, ये एल लिखा है सी के लिए, ये एल लिखा है डी के लिए। मतलब ए बी सी डी आपस में एन को बिलोंग करना चाहिए, समझे? इसमें 2 इनपुट है। इनपुट क्या है इस फंक्शन का? ए बी, ए कॉमा बी, और आउटपुट क्या है? सी डी, सी डी। समझे? सो समझ में आ जाएगा। अब ये बताओ, अब ये समझ में आया? अब बताओ रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा? मत समझने की कोशिश करना। ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए, बी कॉमा बी बिलोंग। रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या चेक करेंगे? ए कॉमा ए बिलोंग, A comma ए कॉमा ए, A comma A B comma B ए कॉमा बी, सो ए कॉमा एन है। हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ए कॉमा बी रिलेटेड है ए कॉमा बी से। ये एक्स कॉमा एक्स वाली बात होगी, और एक्स के अंदर 2 चीजें, समझे? तो क्या हम बोले, रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। सही बताओ, 1,2 रिलेटेड है कि नहीं 3,4 से? प्रॉब्लम ये सही है कि गलत? मैंने लिखा है 1,2 रिलेटेड है 3,4 से, यूजिंग दिस रिलेशन। ट्रू और फॉल्स? है 1,3 रिलेटेड है 2,5 से? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि ये पहला वाला जो है ये है, तो 6 है और 5 है, हाँ, 5 ए प्लस डी, मतलब इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है, और बी प्लस सी को ऐड करके 5 आ रहा है। वो रिलेटेड, ये है रिलेटेड, क्योंकि 1 + 4 ए प्लस डी 5 है, बी प्लस सी भी 5। ठीक है, अच्छा इसको एक और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो रिलेशन को, इसको बता देता हूँ, तो और आसान होगा समझने में। ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी माइनस डी, है ना? वही दोनों की बात है। तो आप देखो, एज ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी, as a comma b related to a comma b, why? Because इसमें डालो, a को ये डालोगे, b को ये b डालोगे, because a minus b इक्वल टू क्या? हाँ, ये a कॉमा b c कॉमा d से रिलेटेड होगा जब a और b का डिफरेंस इक्वल होगा c और d के डिफरेंस। और इजी करने के लिए ऐसा करते हैं, ज्यादा समझने में आसानी होगी। तो a कॉमा b c के साथ कब रिलेटेड होगा? जब a माइनस b c माइनस d की होगा, बिकॉज a माइनस b इज सेम एज a माइनस b। c की जगह भी a है, d की जगह b, तो c को a डालेंगे, d को b डालेंगे, a माइनस b। a माइनस b इज इक्वल टू a माइनस b, और all a कॉमा b बिलोंग्स टू व्हाट? n क्रॉस n। 2 एलिमेंट वाला 2 सेट होगा,
hence reflexive हो गया. So reflexive. ये लिख लो साइड. हाँ सर, ध्यान से 1 मिनट सोच लो, उस कंफ्यूजन है तो उसको दूर कर दो. बोर्ड में जो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, रिवर्स फंक्शन का एक पक्का आता है और वो इसी टाइप वाले आता है, 100% आता है. ठीक है, तो इसको देखो, कोई डाउट हो तो पूछ लो. सर फिर से आप रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर दीजिए. तो फिर से आप रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर दीजिए. नहीं, अब नहीं करेंगे एक्सप्लेन, थक गया मैं. थोड़ी देर बात करता हूँ, एक बार ट्राई करो, दिखाने लगाओ थोड़ा. ठीक है सर. हाँ. ध्यान से देखोगे तो बहुत ईजी है. बस वहाँ पे 2 इनपुट और 2 आउटपुट है ना, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है. लेकिन है वही काम. एक्स कॉमा एक्स ही चेक कर रहे हैं, पर एक्स में 2 एलिमेंट. समझ में आया? जिसको समझ में आ गया वो सिमेट्रिक के लिए ट्राई करो, तो फिर पता चलेगा कि समझे हो नहीं. ये बताएंगे, दूसरी बार भी बताएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार ट्राई तो कीजिए. सर आप म्यूट पे हो. सर आप म्यूट पे हो. मैं बोल रहा हूँ कि आप म्यूट पे हो सर. आप म्यूट पे हो.
सर म्यूट पे हो। सर तो आवाज ही क्यों नहीं? पता नहीं सर, आप म्यूट पे हो। आई गेस मैं बोल ही नहीं रहा हूँ बस। Sorry. एक बार सर से कॉल कर सकते हो क्या वर्मा करने के लिए? ठीक है। आर्यन, सुन पा रहे हो मुझे? फिर सर की आवाज आ रही है आपकी। ओके, तो माइक्रोफोन कुछ प्रॉब्लम आ गया। ओके, मैं ये बोल रहा था, समझ में आया आपको? जी सर एक बार आप ए प्लस डी और बी प्लस सी वाले रिलेशन समझा सकते हो क्या? हाँ, समझा दूंगा। वो तो रिलेशन ही दिया हुआ है। उसने उसने बोला है कि ए कॉमा बी रिलेटेड होगा सी कॉमा डी से जब ए प्लस डी इक्वल हो बी प्लस सी के। तो मैंने थोड़ा सा इन दोनों को ऐड करना, फिर इन दोनों को ऐड करना है। मु- मुझे लगा कि ऐसे लिख दूं, अगर बी को इधर ले जाओ और डी को उधर, तो हमें इनका डिफरेंस देखना है। उधर भी डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे मैंने 1,2 ले लिया और 101,100 ले लिया, 102 ले लिया, तो ये रिलेशन है क्योंकि इसका डिफरेंस 1 - 2 -1 आएगा, इसका भी डिफरेंस क्या आएगा, -1। तो ऐसे, या ए प्लस डी से भी देखो, इन दोनों को ऐड करो तो 103 आएगा, इन दोनों को ऐड करो तभी 103 आएगा। पर इसे थोड़ा आसान हो जाएगा।
क्लियर हुआ? जी जी सर। ओके, सो इट इज, ये रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया ना? जी सर समझ में आ गया। हाँ जी सर। ओके, गुड। अब सिमेट्रिक कैसे करेंगे? सिमेट्रिक के लिए हमने बोला था पहले लेट करेंगे। पहले आप लेट करो। क्या लेट करोगे? ए कॉमा बी रिलेटेड है सी कॉमा डी से। तो ए कॉमा बी अगर सी कॉमा डी से रिलेटेड है, दैट इज व्हाट? A plus B equal to B plus C. नॉट रियली। ए कॉमा बी अगर सी कॉमा डी से रिलेटेड है तो हम ये मान रहे हैं कि ए माइनस बी और सी माइनस डी क्या है? सेम है। C equal to B minus C equal to A हाँ, minus तो हमने माना कि ए कॉमा बी है रिलेटेड सी कॉमा डी से। आप इसी की हेल्प से आप ये जस्टिफाई कर दो कि सी कॉमा डी भी रिलेटेड है ए कॉमा बी से। तो सी तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ए माइनस बी इक्वल टू सी माइनस डी है, तो सी माइनस डी इक्वल टू भी ए माइनस बी होगा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हाँ, तो ये हम बोल सकते हैं ए को सी डाले और बी को बी। हाँ, तो अगर ये सही है तो ये भी सही है, और ये सही होने का मतलब ये हो गया कि सी कॉमा डी रिलेटेड है ए कॉमा बी से। समझे? फॉर ऑल ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। समझे मिस्टर राज? जी जी सर। गुड, लिखिए इसको फिर। तो ट्रांजिटिव में पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि एक्स कॉमा वाई है, और उसी की हेल्प से जस्टिफाई करते हैं कि वाई कॉमा एक्स भी होगा। तो ये हमारा ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स कॉमा वाई है और ये वाई कॉमा एक्स भी है। ठीक है, लिख लो इसको, बता दूं? नहीं सर, एक मिनट। ओके, तो बस मैं क्वेश्चन निकालता हूँ इसके बाद करने के लिए। बता दो सर, हो गया। ओके, गुड। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या सिखाए थे, इसमें दो चीज मानते हैं हम लोग, तो दो चीज लेट करेंगे। पहला लेट करेंगे कि ए कॉमा बी रिलेटेड है सी कॉमा डी से। तो ऐसा मानने का मतलब ये हुआ कि आप मान रहे हो कि ए माइनस बी इक्वल टू सी माइनस डी, क्योंकि रिलेशन ऐसे डिफाइन किया हमने, दैट इज ए माइनस बी इज सेम एज सी माइनस डी। इसको इक्वेशन 1 मान लो। और एक और चीज लेट करते हैं कि सी कॉमा डी रिलेटेड है किससे? ई कॉमा एफ से। ये एक्स कॉमा वाई है और ये वाई कॉमा जेड। तो जेड हमने ई कॉमा एफ मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, थर्ड ऑर्डर पेयर में मानना पड़ेगा, दो मानने पड़ेंगे, दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि सी कॉमा डी रिलेटेड है ई कॉमा एफ से? व्हाट डज इट मीन? मतलब देखो हमने रिलेशन को कैसे डिफाइन कर दिया, एक ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर से रिलेटेड होगा जब पहले ऑर्डर पेयर का डिफरेंस इक्वल है दूसरे ऑर्डर पेयर के डिफरेंस। ठीक है, तो ये दोनों रिलेटेड मतलब सी और डी का डिफरेंस सेम होना चाहिए ई और एफ के डिफरेंस से। हमने माना है कि सी कॉमा डी रिलेटेड है ई कॉमा एफ से, इसका मतलब सी माइनस डी ई माइनस एफ के इक्वल होगा, क्योंकि हमने माना है। अब इन दोनों की हेल्प से हम ये प्रूव करेंगे कि ए कॉमा बी रिलेटेड है ई कॉमा एफ से। तो कैसे करेंगे बताओ जरा? फ्रॉम 1 एंड 2। हाँ, सही बात है। फ्रॉम 1 एंड 2 ए माइनस बी सी माइनस डी के इक्वल है, और सी माइनस डी ई माइनस एफ के इक्वल है। तो ए माइनस बी ई माइनस एफ के भी इक्वल हो गया। तो implying that A comma B इसका मतलब हो गया ए बी का डिफरेंस सेम है ई एफ के डिफरेंस से। इसका मतलब है ए कॉमा बी रिलेटेड है ई कॉमा एफ से फॉर ऑल ए कॉमा बी सी कॉमा डी एंड ई कॉमा एफ।
belongs to n cross n. So it is transitive. और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों है तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंस. इसमें कुछ था नहीं, बस ये रिलेशन. इनपुट में भी दो, डोमेन में भी दो एलिमेंट है और रेंज में भी दो एलिमेंट है, इससे दिक्कत हो रहा है. समझे? अच्छा, इसका एक और पार्ट है, इसको लिख लो पहले. इसमें बोला गया है ऑल्सो फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,3. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,3 को कैसे लिखते हैं? 2,3 ये इक्विवेलेंस क्लास को कैसे लिखेंगे? ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हो, याद आया? इक्विवेलेंस क्लास बताया था क्या? नहीं बताया था. इक्विवेलेंस क्लास का मतलब फिर बता देंगे, कोई बात नहीं, ये लिख लिया ना. इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है, जैसे मुझे इसमें बोला गया है कि मैंने दिया कि बताओ 1,2 से कौन कौन रिलेटेड है. मतलब मैंने a, b को 1,2 डाला एंड यू हैव टू थिंक ऑफ c, d क्या क्या हो सकता है. तो इसको हम ये बोले कि 1,2 से कौन कौन रिलेटेड है, या हम बोले 1,2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या है. वो दोनों एक ही बात है. 1,2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या है या 1,2 किससे रिलेटेड है, सेम चीज. यहाँ पे आपसे पूछा फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,3, उसको ऐसे लिखते हैं. इसका मतलब पढ़ेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,3. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,3 का क्या मतलब है? 2,3 से क्या क्या रिलेटेड है, तो जरा बताओगे उधर. उसको एक सेट में लिखेंगे. मतलब एक तरीके से a, b दे दिया है, आपको सोचना है कि c, d क्या क्या हो सकता है. एक तो 1,2 इटसेल्फ भी, सॉरी 2,3, 1,2 भी हो सकता है, 2,3 भी हो सकता है. नहीं, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे ऐसे, जिसमें एक का डिफरेंस रहेगा. तो वो 2,3 से रिलेटेड इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं. 3,4 भी ले सकते हैं एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी. यही होगा. समझे? क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा है. देखो देखो, सर एक डाउट है. हाँ बोलिए. आपने लिखा था इक्विवेलेंस क्लास. सर इक्विवेलेंस हाँ, क्लास और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन डिफरेंट होता है. नहीं नहीं, वही इक्विवेलेंस क्लास किसी का निकालेंगे. अच्छा ठीक है. मिल गया मुझे क्वेश्चन, ये आर डी शर्मा में मिल गया क्वेश्चन. हाँ हाँ,
चैप्टर 2 चैप्टर 5 अगले क्लास में, चैप्टर 5 होगा ना अगली क्लास में। आपका तो करा रहा हूँ ना अलग से, तो हो जाएगा। पर इसके ये सब क्वेश्चन नहीं करोगे तो रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। क्वेश्चन है लेट, लिख लो सभी लोग, दिख रहा है आर्यन राज? जी सर, दिख रहा है। लेट एन डिनोट द सेट ऑफ all natural numbers. Set of all natural numbers. Let n denote the set of all natural numbers and R be the relation, R be the relation on n into n defined by A comma B is related with C comma D if and only if, इस साइन को बोलते हैं if and only if and only if, कहाँ गया हम, A into D times B plus C is same as B into C times A plus D. ये आपको प्रूव करना है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। Then prove that the given relation is equivalence. एक बार ट्राई करो तो आप लोग, उसी टाइप का दो इनपुट है इसमें भी, दो डोमेन में दो एलिमेंट है और को डोमेन में, सॉरी रेंज में। कल आओगे क्या? अब बता रहे 8 तारीख को जाओगे? नहीं जा रहे? बाद में ओके ओके। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ जी ट्राई करो जी।
रिफ्लेक्सिव हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, इसमें मैं एक हिंट दे दूंगा ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा फिर। मुझे पता है कहाँ पे स्टक हो रहा है आप लोग। इसको, ये जो रिलेशन है ना, इसको रीराइट कर दो। रीराइट कैसे करो? ऐसे कर दो, इधर लिख दो बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी सी इक्वल टू क्या? ए प्लस डी डिवाइडेड बाई ए डी। ऐसे कर दो, ए डी को इसके नीचे ले जाए और बी सी को इसके नीचे। ये क्लियर है? अब इसको स्प्लिट करो तो क्या होगा? बी बाई बी सी करोगे तो 1/c हो जाएगा, और सी बाई क्या करोगे? 1/b हो जाएगा। एग्जैक्टली। और 1 बाई, बोलो जी, इसको स्प्लिट करो ना, ए बाई ए डी क्या होगा? 1/d होगा। बता क्यों नहीं रहे हो भाई? प्लस क्या होगा बताओ? 1/a। इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर दो, ये 1/b, 1/c यहीं पे छोड़ दो, -1/d इक्वल टू 1/a, दैट वन, माइनस 1/b उधर चला गया। या इसको पहले लिख लो, देखिए यहीं पे लिख सकते हैं, ये 1/a उधर जाएगा तो -1/b, ये 1/c इधर इस साइड लिख रहा हूँ बस, और d उधर जाएगा तो -1/d। अब सोचने में ना आसानी होगी आपको, ठीक है? ऐसा ही तो वहां पे भी था, वहां पे क्या था? a माइनस भी था, यहाँ पे 1/a माइनस 1/b है, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, अब करो ट्राई, क्या हुआ? मिल जाएगा। रिफ्लेक्सिव तो देखने से लग रहा है हो जाएगा, नहीं? सिमेट्रिक भी वैसे ही हो जाएगा, और ट्रांजिटिव भी वैसे ही हो जाएगा। तीनों हो गया। हाँ, लिखा रिफ्लेक्सिव। सी और डी कहाँ से है? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में तो ए भी रहेगा, बस ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी।
पूरा लिखना पड़ेगा वो सबको, तो ये सही है तो ये थोड़ा गलत है। हाँ लिखा रिफ्लेक्सिव का है, सही है। रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए रिलेटेड विथ ए कॉमा, पेन है नीचे पीछे आपका है बल्ब, तो फेंक देता हूँ वरना सब कुछ गंदा कर दूंगा। हाँ बेटा रिफ्लेक्सिव है ना बेटा, 1/a माइनस 1/b, तो वो ए कॉमा बी और ए कॉमा बी रिलेटेड होना चाहिए ना, नहीं? अब देखो तो लिखेंगे एड ए कॉमा बी माइनस 1 इक्वल टू 1/a, ये दोनों सेम है। कैसे सेम है? देखने से सेम है। इसका मतलब है कि 1/a कॉमा 1/a फिर 1/b रिलेटेड है 1/a कॉमा 1/b से, फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू n क्रॉस n। So it is reflexive। सिमेट्रिक चेक करो। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं हम लोग? पहले मान लेते हैं कि a कॉमा b है। तो सर हाँ बोलिए बेटा। तो इसमें ए कॉमा बी लिखना है क्या? ये मतलब ए लिखना है क्या? ए कॉमा रिलेशन बी तो ऐसा ही है रिलेटेड, ना। ओ अच्छा अच्छा हाँ सॉरी ठीक है। सॉरी सॉरी, नहीं आप सही बोल रहे हो। यहाँ पे a कॉमा b लिखेंगे जी सर भाई। तो रिलेशन वैसा है। यहाँ पे a कॉमा b रिलेटेड है a कॉमा b से, वहां पे a कॉमा b लिखा मैंने, यहाँ पे a कॉमा b होगा। मिटा दो इसको। अब सिमेट्रिक के लिए क्या करोगे? पहले आप अज्यूम करोगे कि a कॉमा b रिलेटेड है c कॉमा d से। अगर ऐसा है इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1/c माइनस 1/d। इसको एक इक्वेशन मानो एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 ओनली इसको पहले लिख दो 1/c माइनस 1/d, इसको बाद में लिख लो 1/a माइनस 1/b इंप्लाइज c कॉमा d भी रिलेटेड है a कॉमा b से, फॉर ऑल a कॉमा b एंड c कॉमा d बिलोंग्स टू n क्रॉस n। अब ट्रांजिटिव का भी वैसे हो जाएगा। ये मैनिपुलेशन करके ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया है, बस ये डिवाइड में है, बस इतना ही फर्क है। लिखिए, लिखा है ट्रांजिटिव लिखी हो, सॉल्व करो सॉल्व। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक मैं असाइनमेंट भेजूंगा रिलेशन फंक्शन का, जिस टाइप के क्वेश्चन इसमें नहीं है उसके उस टाइप के क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं, ठीक है? ट्रांजिटिव हो जाएगा आर्यन राज को बताऊं? सर मैंने भेज भी दिया। ओ नाइस, बताया नहीं लेकिन आपने कि भेज दिया, सॉरी सर। कोई बात नहीं। सही है, बिल्कुल सही है। वेन्या आपसे हुआ कि नहीं? नहीं हुआ सर, क्यों? नहीं हुआ। ट्रांजिटिव के लिए दो चीज मानते हैं हम लोग, फॉर ट्रांजिटिविटी
हम मानेंगे लेट a comma b is related to c comma d, that is ये 1 by a minus 1 by b equal to 1 by c minus 1 by d, ये पहला होगा। एंड एक और चीज मानेंगे कि c comma d है रिलेटेड e comma f से, इट मीन्स इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस और इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस सेम होगा। बस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये इसके इक्वल है और ये चीज उसके इक्वल है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये इसके इक्वल हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 1 by a minus 1 by b equal to 1 by e minus 1 by a implies a comma b related with e comma f, नहीं हो गया ट्रांजिटिव for all a comma b c comma d e comma f belongs to n cross n, so it is transitive। समझे? गुड। अब मैं एक असाइनमेंट भेजूंगा, उसको करना। अगले क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ बुला लेंगे, और टाइमिंग उसी दिन बाद में बताऊंगा। ठीक है सर कौन सा नेक्स्ट चैप्टर है? क्या बोल रहे हैं? सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? आप जो कहेंगे वो स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर तो बच्चे 5 बोल रहे हैं, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बोल रहे हैं। ठीक है सर, पढ़ा दीजिए, वो ठीक है। आपके स्कूल में वही चल रहा है? जी सर, स्कूल अभी आज ही शुरू हुआ है। ओके, तो अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है गन्या, आप समझ में आया आपको कि नहीं? आगे सर पहले वाले की से वही है। एग्जैक्टली। ओके देन, सी यू नेक्स्ट टाइम और थैंक यू welcome सर। all. थैंक यू।